ठीक है, हमारा टॉपिक है किरचॉफ के नियम। क्या है हमारा टॉपिक? किरचॉफ के नियम। ठीक है, किरचॉफ लॉ। ठीक है, पहले आप सुन लो इसके बारे में क्या मतलब हुआ। किरचॉफ जो है एक साइंटिस्ट थे, किरचॉफ उनका नाम है। ठीक है, किरचॉफ के नियम क्या मतलब हुआ है, क्या थे, क्या दिया था? किसी भी वैद्युत परिपथ में हम बहने वाली धारा और उसमें प्रतिरोध, उस परिपथ में लगे प्रतिरोध को इसके नियम की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। इसके लिए इन्होंने दो नियम दिए थे। अब तुम कहोगे सर किसी वैद्युत परिपथ में बहने वाली धारा और उसका प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए तो हमारे पास ओम का नियम पहले से है, V = IR, उससे क्यों नहीं कर रहे हैं? ठीक है, तो मैं तुमसे ये कहूंगा कि बहुत सारे ऐसे परिपथ होते हैं जिसे जटिल परिपथ कहते हैं। जटिल मतलब उन्हें देख के समझ में नहीं आता कि इनमें कौन कौन से प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है, कौन कौन से प्रतिरोध समांतर क्रम में है। ठीक है, तो उसमें किरचॉफ के नियम इस्तेमाल होते हैं ऐसे परिपथों में। समझ गया मैं क्या कह रहा हूं? अभी जब मैं तुम्हें इसकी चैप्टर के एग्जाम्पल न्यूमेरिकल कराएंगे तो उसमें भी क्लियर हो जाएगा कि देखने के बाद तुम ये नहीं समझ पाओगे कि ये वाला कौन सा है, श्रेणी क्रम में कौन सा लें, समांतर में कौन सा लें। ठीक है, तब तुम्हें कौन याद आएगा? किरचॉफ। तो उसके लिए दिए थे इन्होंने। ठीक है, जिसे तुम देखकर ना समझ पाओ। ठीक है, कि कैसे निकलेगा तुल्य प्रतिरोध, कैसे निकलेगी इसमें बहने वाली धारा, तो उसके लिए इन्होंने अपने दो नियम दिए थे। ठीक है, तो ये बात हम यहां पर लिख रहे हैं, किसी वैद्युत परिपथ में धारा तथा प्रतिरोध को ज्ञात करने के लिए किरचॉफ ने दो नियम दिए। क्या है वो दो नियम? अब पहला सुनो। पहला, फर्स्ट, क्या कह रहा है हमसे? प्रथम नियम। ये भी याद रखना, प्रथम नियम के भी दो नाम होते हैं, कभी कभी उन नामों से पूछ लिया जाता है। प्रथम नियम का नाम है संधि नियम, संधि का नियम या संधि नियम, एक ही बात है। अथवा इसका दूसरा नाम जाना जाता है प्रथम नियम का, एक तो संधि नियम और दूसरा होता है धारा नियम। धारा नियम मतलब धारा का नियम। बताओ बात समझ में आ रही है? ठीक है, पहला नियम का नाम क्या है? संधि नियम। कभी कभी पेपर में ऐसे पूछ लेता है, ठीक है, किरचॉफ का संधि नियम लिखिए। ठीक है, तो तुम समझ जाओगे अच्छा पहले की बात हो रही है, या धारा नियम लिखिए तो अच्छा पहले नियम की बात कर रहे हैं, ऐसे ही पूछ लेता है। ठीक है, तो सुनो क्या बताया इन्होंने, पहले मैं लिख देता हूं, उससे समझाएंगे फिर से डायग्राम से। ठीक है, सुनो। किसी वैद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है? शून्य होता है। पहला नियम यह है। सही है? सही है, समझ में आ रहा है? बीजगणितीय योग, दोबारा लिख देता हूं, है ना, बीज गणितीय। सही है, बीजगणितीय योग शून्य होता है। क्या मतलब हुआ इस बात का? अभी इससे समझाऊंगा, बिल्कुल समझ में आ जाएगा, बेफिक्र रहिए आप। मान लो कोई यहां पे संधि है। क्या है? संधि। संधि किसे कहते हैं ये भी अभी बता रहा हूं। जहां पर दो या दो से ज्यादा तार आके जुड़ जाएं उसे संधि बोलते हैं। एक तार ये है नंबर 1, एक तार ये है नंबर 2। ठीक है, एक वायर ये और एक वायर ये, और यहां से 3 तार फिर निकल के जा रहे हैं। ठीक है, इसमें से भी धारा निकल रही है, इसमें से भी और इसमें से भी। इसे 3 कह दो, इसे 4 कह दो, इसमें 5 कह दो। ठीक है, तो अब हमारा ये जो पॉइंट है ये क्या हो गया? इन्होंने सब में आके, सब तार यहां पे आके जुड़ रहे हैं, इसे बोलते हैं संधि। क्या है ये? संधि। ठीक है, तो संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है? शून्य होता है, ये कहने का मतलब है। और बीजगणितीय योग को हम किससे लिखते हैं? इससे लिखा जाता है। ठीक है,
समेशन आई इज इक्वल टू 0। क्या बोला जाता है इसे? समेशन। इसका मतलब ही क्या होता है? बीजगणितीय योग। क्या मतलब है इस बात का? बीजगणितीय योग। इसका काम ये होता है, जो चीज प्लस की है वो प्लस की ले लो। कभी तुम योग से सोचो कि सर बीजगणितीय क्यों लगाया है, योग ही लगा सकते थे। तो बीजगणितीय का मतलब होता है जो चीज प्लस है प्लस की लो, जो माइनस की है वो माइनस की लो। जब इसे खोलोगे पूरा को, समझ रहे हो? अब मैंने यहाँ सिग्मा आई लिख दिया, तो तुम कहोगे सर यहाँ पे आई थोड़ी, यहाँ पे बहुत सारी आई होंगी। देखो इसमें जो करंट आ रही है उसे कह दिया हमने I1, इसमें से जो करंट आ रही है संधि की ओर उसे कह दिया I2, इसमें से जो करंट संधि से निकल के जा रही है इसे कह दिया I3, और इसे I4, और इसे कह दिया I5। अब बात समझ में आई? तो ये बहुत सारी धारा है, इन सबको हमने किससे लिख दिया? I से। इनमें से कुछ माइनस की भी है और कुछ प्लस की भी है। कैसे होंगे प्लस और कैसी होंगी माइनस वो भी बताऊंगा। पहले बात समझ लो, किसी भी संधि पर, देखो अब याद करो मेरे साथ साथ, ठीक है? किसी भी संधि पर, किसी वैद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। मिलने वाली मतलब चाहे आ रही हो या इससे निकल के जा रही हो, उसका बीजगणितीय योग शून्य होता है। ठीक है, ये बताया हमने पहले नियम में। क्लियर है यहां तक? इसे समझते भी हैं। संधि को इंग्लिश में जंक्शन कहते हैं, क्योंकि संधि बल्कि ना सुना हो तुमने कहीं, जंक्शन जरूर सुना होगा। कहां सुना होगा पता है? रेलवे स्टेशन पे लिखा हुआ होता है, जो बड़े बड़े स्टेशन होते हैं, बड़े बड़े मतलब जहां से भी ट्रेन कहीं दूसरी जगह को बन के चलती है, ठीक है, उसे ही बोलते हैं जंक्शन। जैसे हमारे यहाँ पर है, हमारे पास में मुरादाबाद, तो मुरादाबाद जब भी तुम रेलवे स्टेशन पे जाओगे तो वहां लिखा हुआ मिलेगा मुरादाबाद जंक्शन। ठीक है, बरेली जंक्शन, बरेली है, अगर कोई बच्चे उधर के होंगे बरेली साइड के समझ जाओगे, बरेली जंक्शन। ठीक है, दिल्ली है, दिल्ली जंक्शन। ठीक है, ये लिखा हुआ होता है। तो इसका क्या मतलब होता है भाई? लखनऊ है, लखनऊ जंक्शन। जहां से भी ट्रेन दूसरी जगह को बन के चल रही है वहां पर उसी रेलवे स्टेशन को जंक्शन बोला जाता है। क्लियर? जैसे कि मुरादाबाद है, मान लो ये मुरादाबाद रेलवे स्टेशन है, तो क्या कह दिया हमने इसे? जंक्शन। अब यहाँ पे दो ट्रेनें आई, एक ये और एक ये आ गई। ठीक है, अब यहां से जा रही हैं, ठीक है, तो ये क्या हो गया? जंक्शन हो गया। जितनी ट्रेनें आएंगी उतनी ही जाएंगी। बात समझ आ रही है? तो आई दो ट्रेनें और चली गई। अब तुम कहोगे, अब तुम यहाँ पे एक क्वेश्चन आया होगा तुम्हारे दिमाग में, सर आई तो दो थी, जा तो तीन रही, एक दो तीन। तो मैं कहूँगा हाँ ऐसा भी होता है। हमारे मुरादाबाद में ही, मुरादाबाद रेलवे स्टेशन पे ही एक दिन में 24 घंटे में 2 बार ऐसा होता है कि एक ट्रेन आती है, उसका 2 बना दी जाती है। ठीक है, एक ट्रेन इधर को जाती है आगरा को, ठीक है, तो क्या होता है, वो एक ट्रेन गई वहां तक चंदोसी, चंदोसी से ही 2 भाग हो जाते हैं उसके, एक अलीगढ़ को चले जाता है, एक टुंडला आगरा को चले जाता है, तो दोनों हो गए। तो ये घबराने की बात नहीं है। कभी तुम सोचो सर 2 ट्रेनें आई थी, 3 कैसे भगा दिया आपने? ऐसे भी होता है रेलवे स्टेशन पे भाई। ठीक है, जब मुरादाबाद के रेलवे स्टेशन पहुंचोगे तो एक काठगोदाम से आ रही होगी और एक आ रही होगी बरेली से, दोनों जुड़ने के बाद कहां पहुंचती है? दिल्ली। तो 2 उसकी एक ना बन गई, ऐसा भी होता है, एक की 2 भी बन जाती है। ठीक है, जब वही ट्रेन वापस आती है दिल्ली से तो एक काठगोदाम को चला जाता है उसका एक पार्ट, और एक इधर को चला जाता है बरेली को। ठीक है, तो ये मतलब था। तो ये मत घबराओगे यार, ये तो 2 आई थी ट्रेनें, 3 चली गई। समझ में आ रही है मेरी बात? मैं क्या कहना चाह रहा हूं? क्या है ये? संधि। रेलवे स्टेशन है भाई, ये जंक्शन है, तो इस पर जितनी भी ट्रेनें आएंगी उन सबका बीजगणितीय योग शून्य होगा। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हुआ, तुम रेलवे स्टेशन पर खड़े हो, ठीक है, अब मैं तुमसे कहूं ट्रेनें गिन के बताओ, तो तुम कहोगे सर एक आ गई, फिर दूसरी भी आ गई, फिर तीसरी भी आ गई, ऐसे तो प्लस प्लस ही तो कर रहा हो तुम इस टाइम। फिर कुछ देर बाद एक ट्रेन सीटी देकर निकल गई, तो बोले सर एक ट्रेन तो निकल गई, तो तुम्हारे पास 5 ट्रेनें हो गई थी तुम्हारे रेलवे स्टेशन में उस टाइम मुरादाबाद के, लेकिन एक चली गई। ठीक है, तो तुम क्या करोगे? माइनस करना शुरू ना करोगे, फिर दूसरी गई, तीसरी, चौथी, पांचवी, सबकी सब निकल गई। तो अब क्या कहोगे तुम? क्या कहोगे? ना सर शून्य हो गया, बीजगणितीय योग क्या आ गया? शून्य। जितनी ट्रेनें आई थी इतनी ही इतनी वापस चली गई, ये मतलब था। तो जितनी करंट यहाँ पे आई, देखो यहां से भी आ रही थी, यहां से भी आई, इतनी ही क्या करी? चली गई, तीनों जगह बढ़ गई। तो यहाँ पे तो बीजगणितीय योग क्या आ गया? शून्य। क्लियर है? तो इसका मतलब हमें यह भी पता चला कि जो ट्रेनें जंक्शन की ओर आती हैं उन्हें प्लस, बताओ प्लस ही तो करोगे तुम। जैसे मुरादाबाद के रेलवे स्टेशन पर खड़े हो तुम, ठीक है, तो वहां पर एक ट्रेन आई, तुम कहोगे एक और आ गई, तुम कहोगे 2, एक और आ गई, तुम कहोगे 3, प्लस प्लस ही तो कर रहे हो। लेकिन जैसी 3 में से एक जाने लगी तो तुम क्या कहोगे? सर एक माइनस कर दो। अब मैं पूछूंगा क्यों, तुम कहोगे सर एक ट्रेन तो चली गई तो 3 - 1, ऐसी तो लिखेंगे हम। फिर दूसरी भी चली गई, 3 - 2, 3 - 3, तो क्या बचा लास्ट में आके? 0। क्लियर? तो ये मतलब था। अब याद हो गया नियम? कैसे कहोगे? किसी वैद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। क्लियर? अब यही बात जो मैं तुम्हें बता रहा था, जो आ रही है, ठीक है, I1 I2 आ रही है संधि की ओर, तो ये प्लस लो, और जो वापस जा रही है इससे संधि से उन्हें कैसे ले लो? माइनस। ट्रेन की तरह सोचो, कभी भूलोगे ना, ठीक है, ये हमारी गारंटी है। तो ट्रेन की तरह सोचो कि जो ट्रेनें आई उन्हें प्लस, और जो ट्रेनें जा रही हैं
रेलवे स्टेशन छोड़ के उन्हें माइनस। तो ये बात मैं यहां पे लिख रहा हूं, ठीक है। जो क्या लिखेंगे, संधि की ओर आने वाली धाराओं को धनात्मक व संधि से दूर जाने वाली धाराओं को क्या लेते हैं, ऋणात्मक लेते हैं। अतः बताओ सही है कैसे? अब मैं पूछूं कैसे, तो देखो अब इसका इस्तेमाल सुन लो, ये जो लिखा हुआ था, ठीक है, समेशन। मैंने क्या कहा था इसे, इसका मतलब क्या होता है, बीजगणितीय योग। जो चीज प्लस है प्लस, जो माइनस है माइनस। अब मैं बोला सिग्मा आई तो तुमने लिख दिया, इसे सोल्व करवाओ। यहाँ तो मुझे आई कहीं मेरा दिख रही, यहाँ तो मुझे I1 I2 I3 I4 I5 दिख रही है, तो इसे कैसे लिखूं? तो तुम कहोगे सर जो संधि की ओर आ रही है धारा है उन्हें प्लस ले लो, I1 प्लस I2, क्लियर। और जो संधि से दूर जा रही है उन्हें माइनस ले लो, I3 भी दूर जाती हुई दिख रही है, I4 भी और I5 भी। किसका इस्तेमाल कर दिया हमने, इस पूरे टर्म का, सिग्मा आई का, बराबर क्या है 0। अब बताओ क्लियर है? अगर मैं इससे एक बात ऐसे लिखना चाहूं, I1 प्लस I2 इज इक्वल टू, ये माइनस का ये माइनस का ये माइनस का इधर जाके कैसा हो जाएगा, प्लस I3 प्लस I4 प्लस I5। तो इससे क्या बन जाएगा, क्या लिख सकते हैं हम? इसका मतलब ये भी हुआ, इससे ये नियम भी बन सकता है, संधि की ओर आने वाली धाराओं का योग संधि से दूर जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। फिर थोड़ा सेंस लगाओ, अगर जैसे मुरादाबाद रेलवे स्टेशन पर, ठीक है, दिल्ली रेलवे स्टेशन पे 5 ट्रेनें आई, कुछ भी समझ लो, बरेली समझ लो, ठीक है, 5 ट्रेनें आई और 5 चली गई, ठीक है, तो क्या कहोगे, किस प्लेटफॉर्म पे आने वाली ट्रेनें इक्वल टू प्लेटफॉर्म से जाने वाली ट्रेनें। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो संधि की ओर आने वाली धाराओं का योग संधि से दूर जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। अब बताइए ये बात समझ में आ गई या नहीं? एक बात और आती है इसमें, किरचॉफ का जो पहला नियम है ये, ठीक है, प्रथम नियम, ये आवेश के संरक्षण को व्यक्त करता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये, ठीक है, एक नंबर में बहुत बार पूछ लिया जाता है कि किरचॉफ का प्रथम नियम किस चीज को व्यक्त करता है, ठीक है। ऑप्शन दे देता है वो 4, ऊर्जा, आवेश, ऐसे करके, धारा, ऐसे करके। तो तुम क्या कहोगे, आवेश के। तो क्या लिख रहे हैं हम, किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश के संरक्षण को व्यक्त करता है। इसे भी याद करवा रहा हूं मैं, देखो अभी समझ में आ जाएगा कैसे व्यक्त करता है ये, आवेश के संरक्षण को। इसका मतलब क्या होता है, संरक्षण का, बचाना है ना, जो बचा रहे, कंजर्व रहे। कंजर्व का मतलब होता है जितना है उतना ही रहे। तो आवेश भी तो संरक्षित रहता है, आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट। याद है हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा चुके हैं, ठीक है। तो यही मतलब यह है, किरचॉफ का जो पहला नियम है किससे व्यक्त करता है, आवेश के संरक्षण को। मतलब अब तुम कहोगे कैसे याद रखेंगे इसे, आवेश के संरक्षण को? तो मैं कहूंगा पहला नियम था किसके ऊपर, तुम कहोगे करंट के ऊपर था, धारा के। और धारा किसके ऊपर डिपेंड करती है, आवेश पे। आई बराबर क्यू अपॉन टी नहीं होता। तो इससे याद रख लेना कि यार किरचॉफ का जो पहला नियम था वो धारा के ऊपर था। धारा के अलावा और कुछ आया इसमें, ये बताइए, नहीं आया। तो इसका मतलब धारा किस पे डिपेंड करती है, आवेश पे। तो इसका मतलब किस पे डिपेंड करे, किसे संरक्षित रखता है ये, आवेश को। क्लियर है? कहीं बार बच्चे गलती कर बैठते हैं ना, वो क्या करता है, पूछता है आवेश का संरक्षण किस पे व्यक्त करता है, किस चीज को। अब किरचॉफ का प्रथम नियम, किरचॉफ का प्रथम नियम किस चीज को व्यक्त करता है, तो बच्चे कहते हैं ऊर्जा को, जबकि अगला जो नियम आएगा वो ऊर्जा को व्यक्त करेगा। तो कंफ्यूज मत होना, तुम्हें एकदम कहां दिमाग दौड़ाना अपना कि यार किरचॉफ का पहले नियम में तो धारा आती है, और धारा मतलब आई बराबर क्यू अपॉन टी। तो क्यू आ रहा है तो इसका मतलब आवेश के संरक्षण को व्यक्त करता है। क्यू क्या चीज है, आवेश है। क्लियर है? याद हो गया या नहीं? अब भूल के दिखाओ। क्लियर है? क्या है पहला नियम, किसी वैद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, ठीक है। समेशन आई इज इक्वल टू 0। हमने एक डायग्राम बनाया, संधि की ओर जो ट्रेन आ रही थी, धारा है, सॉरी अब बार बार ट्रेन निकल लिया मुंह से, है ना, कोई बात ना। वैसे जो संधि की ओर आ रही थी धारा है उनका वो, और जो दूर जा रही थी वो ले ली हमने, ठीक है। उन्हें धनात्मक लिया और उन्हें ऋणात्मक, इन्हें माइनस माइनस वालों को उधर लेगा तो ये आ गई। तो तुम यहाँ पे ये भी लिख सकते हो, इसके नीचे लिखना चाहो तो, संधि की ओर आने वाली धाराओं का योग संधि से दूर जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। फिर न्यू लाइन में ये लिख देना, किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश के संरक्षण को व्यक्त
करता है। क्लियर है? सेकंड नियम पे पहुंचे, इसे नोट कर लीजिए, है ना, मैं इसे साफ कर देता हूं, फिर नोट कर लीजिए। ठीक है, दूसरा नियम क्या है भाई? दूसरा जो नियम है, द्वितीय नियम, उसके भी वो है नाम। क्या नाम है भाई उसके? ठीक है, देखते हैं अभी। तो सेकंड डालोगे, द्वितीय नियम, इसका नाम है लूप का नियम अथवा वोल्टता का नियम। ठीक है, उसका नाम क्या था? संधि का नियम, धारा का नियम। ठीक है, उससे याद रख लेना, संधि संधि आ रही थी, धारा मतलब धारा ही धारा थी। इसमें क्या है? लूप का नियम, लूप भी होगा इसमें, या वोल्टा का नियम, वोल्टेज का भी जिक्र आएगा। और जब बैटरी का जो वोल्टेज होता है उसे क्या बोलते हैं? विद्युत वाहक बल। याद आ रही बात कुछ? ठीक है, तो वो क्या था ये, मैं पहले लिखता हूं तब इसे समझाऊंगा, एक ही बार में याद हो जाएगा, वैसे तुम्हें बहुत भारी सा लगेगा। ठीक है, देखो मैं पहले सुना दूं तुम्हें। किसी वैद्युत परिपथ के प्रत्येक बंद पाश के विभिन्न खंडों में बहने वाली धारा तथा उसके संगत प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस पाश में लगे विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तुम कहोगे पता ना सर ने क्या क्या सुना दिया, मैं यहां पे लिख रहा हूं, उसके बाद तुम्हें चुटकियों में याद कराएंगे। ठीक है, देखो, किसी वैद्युत परिपथ के प्रत्येक बंद पाश के विभिन्न खंडों में बहने वाली धारा तथा उसके संगत प्रतिरोध के गुणनफलों का बीजगणितीय योग उस पाश में लगे विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ये याद कर रहा था मैं, देखो यहां पे लिख रहा हूं मैं, इससे बताऊंगा। समेशन ले लिया है ना, बीजगणितीय योग आई और उसका संगत प्रतिरोध जो था आर, इन दोनों का गुणनफलों का बीजगणितीय योग उस पाश में लगे विद्युत वाहक बलों के, ई क्या होता है? विद्युत वाहक बल, बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ये लिखवाया मैंने। अब तुम कहोगे याद कैसे करें, रटे कैसे? जैसे मुझे रटा हुआ है ना, रटी गई आप तो क्या याद कैसे करें? देखो ध्यान से सुनना, मैं इसे याद करने का तरीका बता रहा हूं तुम्हें। ठीक है, सुनो। ये जो वैद्युत परिपथ आया है, क्या आया है? वैद्युत परिपथ। इसे अलग लिख लेना, चाहे रफ में साइड में लिख लेना। ठीक है, इससे कोई मतलब नहीं है, इसे मैं साफ कर दूंगा, ये तुम्हें समझाने के लिए बता रहा हूं। इसे मान लो थोड़ी देर के लिए घर, अपना घर मान लो कि वैद्युत परिपथ क्या है? हमारा घर। ठीक है, फिर किसका नाम आया वैद्युत परिपथ का नाम? बंद पाश। ठीक है, बंद पाश, बंद पाश को मान लो। ये बताओ, घर जो होता है उनमें कमरे होते हैं, और हर एक कमरे में क्या होता है? लाइट का बोर्ड लगा हुआ होता है, जिसमें स्विच होते हैं कि भाई ये पंखा चलाना ये है, बल्ब जलाना ये है, ऐसे। क्लियर है? तो उसे बंद पाश को मान लो क्या है? लाइट का बोर्ड। क्या मान लो? क्लियर है? अब बताओ, जब बोर्ड है लाइट का, ठीक है, इतना बड़ा बोर्ड है, उसमें 7-8 स्विच है। ठीक है, एक दो पंखे के, 2 पंखे लग रहे हैं हमारे कमरे में, 4 लाइटें जल रही हैं। ठीक है, 4 उसके हो गए। क्लियर है? तो वो सब जो स्विच हैं, तो उन्हें क्या मान लो? विभिन्न खंड। हर एक स्विच में करंट अलग अलग होगी भाई। बताओ, कोई पंखे को है, कोई पंखे के लिए जा रही है उसमें से स्विच, और कोई बल्ब के लिए है, तो करंट अलग अलग ना होगी। और हर एक तार का जो वायर है, जिसका वो जुड़े हुए हैं स्विच, खटखट कर रहे हैं हम, समझ रहे हो? तो हर एक वायर का क्या होगा? प्रतिरोध अलग अलग होगा।
क्लियर है? तो उसे मान लो विभिन्न खंडों, क्या लिखवाया हमने, विभिन्न खंड, इन्हें पता क्या मान लो, जो बोर्ड के अंदर क्या लगे हुए हैं, स्विच, ठीक है, बस क्लियर है? देखो मैं यहाँ एक समझ समझा दूं तुम्हें, मान लो ये बोर्ड है लाइट का, ठीक है, यहाँ पे एक स्विच ये लग रहा है, एक ये लग रहा है, एक ये बहुत सारे स्विच है, वो भी लग रहा है इसमें, ठीक है, 3 पिन प्लग लगाने का, क्लियर, इतने बहुत से हैं। तो हमारा जो घर कहाँ लग रहा है, बोर्ड हमारे कमरे में, पूरा जो घर है वो क्या, कैसे घर को क्या कह रहे हैं हम, वैद्युत परिपथ। और जब हम घर में आ गए तो हमने बोर्ड देखा लगा हुआ, तो लाइट का बोर्ड को क्या बोल रहे हैं, बंद पाश, ये पूरा का पूरा क्या हो गया, बंद पाश। जब बंद होगा जब तो करंट फ्लो होगी, ठीक है, पाश का मतलब होता है टुकड़ा खंड, ठीक है, टुकड़े का मतलब होता है छोटे से। और विभिन्न खंड, अब इसके अंदर हम पहुंचे तो इसके अंदर विभिन्न खंड देखने को मिले हमें, एक स्विच ये, एक ये, एक ये वाला बोर्ड, विभिन्न खंड, उन्हें क्या कह दिया हमने, स्विच, क्लियर है? अब इसमें सब में तार जुड़े हुए होंगे, तार ना होंगे कि भाई इसे ऑन करूंगा मैं तो फिर फैन चल जाएगा, इसे ऑन करूंगा तो हमारी बल्ब जल जाएगा, ठीक है, इसे ऑन करूंगा दूसरा बल्ब जल जाएगा, इसे ऑन करूंगा तो दूसरा वाला पंखा चल जाएगा, क्लियर है? समझ में आ रही बात है? तो इन सबका अलग अलग तार होंगे, और जहां पे होगा तार, जहां पे होगा पंखा या बल्ब, इन्हें क्या बोलते हैं, पंखा या बल्ब को रेसिस्टर बोलते हैं, तो उसके अंदर होगा रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस मतलब आर। और जहां पे होगा तार, जैसे मैं ऑन करूंगा तो वो जो पंखा या बल्ब जुड़ा हुआ होगा तार से, तो इसमें करंट फ्लो ना हो रही होगी, इधर से करंट आ रही होगी और इधर को जा रही होगी, है ना? समझ तो रहे हो? तो ये तार है, रेसिस्टर लगा हुआ है, यहाँ पे पंखा लगा हुआ है, ये पंखा लगा हुआ है, ठीक है, तो इसका क्या है, प्रतिरोध है। तो प्रतिरोध और उसमें बहने वाली धारा, इन दोनों के संगत, संगत का मतलब समझ गए कि उसी का लोगे तुम। अब जैसे इसी स्विच से कोई बल्ब जल रहा है, मान लो यहाँ पे क्या है, कोई बल्ब जल रहा है, तो इससे हमारा कोई लेना देना ना, जब हम इसकी बात कर रहे हैं तो इसी का प्रतिरोध लेंगे और इसमें बहने वाली धारा, और जब हम इसकी बात करेंगे तो इसी का प्रतिरोध लेंगे और इसी में बहने वाली धारा लेंगे, ये मतलब है। तो संगत का मतलब समझ में आ गया, संगत मतलब साथ का, जो उसी के साथ है, क्लियर है? तो उन दोनों का क्या कर दो, गुणनफल कर दो, आई आर का क्या कर दो, गुणनफल, क्लियर? और उसमें जितने भी विद्युत वाहक बल लग रहे हैं, ठीक है, विद्युत वाहक बल मतलब यहाँ पे बैटरी होती है, क्या है, क्या है हमने, विद्युत वाहक बल को क्या समझो, बैटरी होती है, बैटरी यार, जिससे चीजें चल रही हैं, बैटरी, ठीक है, उसे समझ लो बैटरी विद्युत वाहक बल, ठीक है, उसके विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होगा, ठीक है। अब मान लो ये बोर्ड है, इसमें मैं पूछूं, अब तुम कहोगे तो सर ये क्यों लगाया है, फिर डायरेक्ट ये कह देता है यार। अब मैं तुमसे कहूं ये जो बोर्ड है इसमें कितने पंखे हैं, तुम कहोगे दो, एक ही है, एक ये वाला पंखा मान लो और यहाँ पे बल्ब मान लो, एक ये बल्ब मान लो, दो पंखे दो बल्ब, तो अलग अलग ना होगा सबके, तो इसका मतलब क्या होगा, सिग्मा आई आर, इसका भी, इसका भी, इसका भी, इसका भी, सबका प्लस प्लस कर देंगे। ये बताऊंगा प्लस प्लस कहाँ आएगा, माइनस माइनस कहाँ आएगा। अभी तो तुम इस नियम को याद करो जो मैं समझाना चाह रही हूँ तुम्हारे दिमाग में, ठीक है। और इसमें जितने भी विद्युत वाहक बल लग रहे होंगे उनका, अगर यहाँ पे क्या पता दो बैटरी लग रही हो, क्या पता तीन लग रही हो, तो उनका भी बीजगणितीय योग लेंगे। अगर यहाँ प्लस प्लस लोगे सब में तो यहाँ भी प्लस आएगा, अगर यहाँ पे जिसके साथ माइनस लोगे तो उसके सेल के साथ भी क्या आएगा, माइनस आएगा, ठीक है। अब देखो याद करने का तरीका सुनो, घर में आ गए हम, घर को क्या कहा हमने, घर को क्या कहा, वैद्युत परिपथ, क्लियर। अब हम घर में पहुंचे, रूम में, अलग अलग रूम है, बरामदा है, जो भी है समझो, ठीक है। अब हम पहुंच गए रूम में, तो रूम को क्या कहा हमने, रूम के अंदर जो बोर्ड देखा, ठीक है, उसे क्या कह दिया हमने, पाश। अब हम रूम के अंदर जो बोर्ड था उसे पाश कह दिया, घर क्या हो गया, विभिन्न वैद्युत परिपथ, बोर्ड क्या हो गया, बोर्ड लाइट का जो था पाश। अब उसके अंदर हमने देखा स्विच, स्विच को क्या कह दिया हमने, ठीक है, विभिन्न खंड, अलग अलग खंडों में, कि इसका स्विच ये, इसका ये, इसका ये, क्लियर। इसमें बहने वाली धारा, अब इसी की बात हो रही, खंड में बहने वाली धारा, इसमें जो धारा बह रही है, और इसी के संगत प्रतिरोध जो भी इसका साथ लगा हुआ है, बल्ब और फैन कुछ भी लगा हुआ हो, ठीक है, कुछ भी, रेफ्रिजरेटर हो, कूलर हो, जो भी लगा हुआ है उनका प्रतिरोध और उसमें बहने वाली धारा, इन दोनों का गुणनफल, इन दोनों का गुणनफल का बीजगणितीय योग। अब तुम ये कह सकते हो सर एक बोर्ड जो है उसमें तो क्या पता 5-6 चीजें लग रही हो, तो मैं कहूंगा तुमसे बीजगणितीय योग कह दो फिर, ठीक है, योग उसमें लगे विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। याद हो गया कैसे, ठीक है। देखो उसे मत देखो बल्कि इसे देखो, किसी वैद्युत परिपथ के प्रत्येक बंद पाश में बहने वाली विभिन्न खंडों में, प्रत्येक बंद पाश के विभिन्न खंडों में बहने वाली धारा और उसके संगत प्रतिरोध के गुणनफलों का बीजगणितीय योग उस पाश में लगे विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। अब बता दो याद हो गया है ना, ये नोट कर लेने वाली बात है सर, ठीक है, इससे याद रहेगा आगे को कभी, वैसे तो अभी रट जाएगा तुम्हें, ठीक है। याद बताओ ये समझ में आ रही बात या नहीं,
क्लियर है? जब मैं लिखा हुआ किसी वैद्युत परिपथ के प्रत्येक बंद पाश के विभिन्न खंडों में बहने वाली धारा तथा उसके संगत प्रतिरोध के गुणनफलों का बीजगणितीय योग उस पाश में लगे विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। अब बताओ, याद हो गया है ना? ठीक है, एक दो बार और कहो, रिवाइज करो, लिखना। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहां तक बताओ। अब आगे बढ़ते हैं ना, अभी हुआ नहीं है, परिपथ बनेगा इसमें भी। मैंने तुम्हें समझा दी वाली बात। आ जाइए भाई, ठीक है, देखते हैं इस नियम का इस्तेमाल करेंगे कैसे। तो उसके लिए हम यहाँ पे एक डायग्राम बनाने जा रहे हैं। ये बैटरी लगा दी हमने एक, सही है, एक बड़ा साइन होता है, ये प्लस का और ये माइनस का होता है, पता ही होगा तुम्हें। एक बैटरी यहां लगा दी और इसमें प्रतिरोध लगा दिया, और तीसरी हमने बैटरी नहीं ली, क्या ले लिया? ओनली प्रतिरोध। ये डायग्राम बना क्या हो गया भाई? जब किरचॉफ का नियम आएगा तो क्या बनाओगे? डायग्राम। ये बनेगा, ये भी पूरा करके आओगे कंप्लीट, 3 नंबर का आता है। इसके प्रतिरोध का नाम रख दिया हमने R1, इसका रख दिया R2 और इसका रख दिया R3। बताइए यहां तक सही है? समझ में आ रही बात है? अब हम इस नियम का इस्तेमाल करना सीख रहे हैं, कैसे करेंगे? तो इसी का इस्तेमाल करके हम अगला जो पॉइंट है हमारा, ठीक है, वेट स्टोन ब्रिज, ठीक है, तो वो भी करेंगे, इसका भी इस्तेमाल होगा। तो एक ये जो बैटरी है, एक ये है, एक ये है। तो जब ये बैटरी है तो बैटरी के वोल्टेज को क्या बताया था मैंने? विद्युत वाहक बल। तो इसे क्या बोलते हैं? E1, और इसे क्या बोल देंगे? E2। इसका विद्युत वाहक बल E1 और इसका है E2। अब एक बात बताओ, जब ये प्लस का साइन है तो धारा तो यहां से निकल रही होगी, तो जो इससे करंट निकला इस वाली बैटरी से, उसका नाम रख दिया हमने I1। जो इससे करंट निकला उसका नाम रख दिया हमने I2। बताइए, तो I1 ऊपर से आ रहा था, I2 इधर से आ रहा है, दोनों के दोनों जुड़ जाएंगी, तो इस वाले प्रतिरोध में कितने करंट फ्लो होगी? I1 प्लस I2। बताइए, ठीक है, I1 प्लस I2, I2 इधर से, I1 इधर से, दोनों आ गई। अब बताओ यहां आने के बाद क्या होगा? I1 प्लस I2, I1 प्लस I2, I1 प्लस I2 ऐसे जा रही थी। यहां आने के बाद क्या होगा? तो ये बताइए, इस वाले बैटरी से कितनी धारा निकली है? I2। तो I2 तो इधर को आ जाएगी, ये तुम्हें पता होगा, जितनी धारा प्लस से निकलती है उतनी ही धारा माइनस में हर हाल में पहुंचती है। तो जब इससे I2 निकली थी तो I2 तो इधर चली गई और I1 आराम से ऊपर चली गई, आराम से घूमती फिरती। इस वाले प्रतिरोध में कितनी धारा आ गई? I1। पहले ये बताइए, ये बात समझ में आ गई या नहीं? क्या क्या करा हमने? डायग्राम बनाया, E1 लिया, इसके साथ प्रतिरोध, E2 लिया, इसके साथ प्रतिरोध, तीसरा प्रतिरोध ऐसे ले लिया। ठीक, जब E1 लिया तो इससे धारा निकली, उसका नाम रखा I1। जब E2 लिया, विद्युत वाहक बल इस वाली बैटरी का, तो इससे जो धारा निकली उसका नाम रखा I2। I1 ऊपर से आ रही थी, I2 नीचे से आ रही थी। I1 इधर को तो जा नहीं सकती, तो तुम्हें ही पता है, प्लस का साइन है। और दोनों की दोनों कहां आ गई? इधर। और आती रही, चलती रही, चलती रही, यहां आ गई। यहां आने के बाद I2 इधर को चली गई, I1 इधर को। मतलब ऐसे भी समझ सकते हो, मैं कहूं यहां से मान लो 2 एम्पियर की करंट गई होगी, मान लो यहां से 4 एम्पियर की, तो 2 ऊपर से, 4 इधर से, 6, तो इसका मतलब इसमें 6 एम्पियर है। यहां आने के बाद क्या हुआ? 4 इधर चली गई और 2 ऊपर चली गई। क्लियर हो गया? अब तुम कहोगे इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे? अब ये सुनो, तो ये जो हमने खंड बनाए हैं इनका नाम भी रख दो चाहे, इसे A B C D E और F ऐसे कहते हैं। तो एक खंड ये हो गया और एक ये हो गया। तो पहले हम इसके लिए बात करेंगे, फिर इसकी। तो क्या लिखेंगे हम? चाहे 2-3 लाइनें इसमें लिखना चाहो लिख सकते हो। यदि R1 R2 व R3 को, R3 प्रतिरोधों को बैटरी E1 व E2 के साथ चित्र अनुसार जोड़ा गया हो तब। ठीक है, अब लगाओ भैया किरचॉफ का नियम। सुनो, अब ये भी सुनो, किरचॉफ का नियम लगाते टाइम एक हम, ये पूरा हमने क्या कहा था, यहां पे देखो बंद लिखा हुआ, बंद पाश, तो एक टुकड़ा ले लिया हमने पूरा बंद पाश, बंद ना हो गया ये? क्लियर है? तो हम यहां पे आके खड़े होगा, समझ लो। तो किस पाश की बात हो रही है इस टाइम? ABCD। तो क्या कहेंगे हम? पाश ABCD से। यहां तक बताइए, ठीक है? अब मैं तुमसे ये चाहता हूं, यहां तक नोट कर लो पहले, ठीक है? चित्र ये बना रहेगा, मैं अब यहां से ऊपर को समझाना चाह रहा हूं, ठीक है? ये नोट कर लीजिए आप, बिल्कुल साफ दिख रहा होगा, ठीक है? नोट करो, ठीक है? कर लिया होगा आपने नोट, है ना? अब मैं इसे साफ कर देता हूं।
सुनो क्या कहा था हमने, पाश ए बी सी डी से, इसे मैं ऊपर लिख दूं, है ना, पाश ए बी सी डी से, ठीक है। यहां पे लिख रहा हूं, हाँ करा हूं। तो सुनो, अब जब हम करंट की डायरेक्शन में चलते हैं किसी भी लूप में, बंद पाश हो गया है ना, लूप हो गया, तो जब हम करंट की डायरेक्शन में चलते हैं तो वो करंट मतलब धारा और उसके संगत प्रतिरोध का गुणनफल धनात्मक लेते हैं। और जहां पे आमने सामने आ जाती है इनकी चोचे, ठीक है, एक करंट इधर से आ रही है, समझ लो एरो, एक इधर से आ रहा है, तो दूसरे वाले का हम क्या लेते हैं, माइनस लेते हैं। अब तुम यहां कह सकते हो सर ये वाला माइनस लेंगे यार, ये तुम्हारी मर्जी है, मगर उसी के हिसाब से विद्युत वाहक बल में भी इस्तेमाल करेंगे, समझ में आ जाएगा, ध्यान से सुनो। अब हम यहाँ पे इसकी बात कर रहे हैं ए बी सी डी, तो हम यहाँ पे आके खड़े हो गए, क्लियर। अब यहाँ पे आके खड़े होके बाद ये बताओ कि इसमें कितने प्रतिरोध है, तो तुम कहोगे सर R1 है और एक R2 है, यहाँ पे खड़े हुए हैं हम बीच में, तो कितने दिखे हमें, एक R1 और एक R2, क्लियर। मैं फिर तुमसे पूछूंगा इसमें बहने वाली धाराएं भी बता दो, तुम कहोगे R1 में जो धारा है वो I1 है और R2 में जो धारा है वो I2 है, क्लियर है। मैं फिर तुमसे ये पूछूंगा इसमें विद्युत वाहक बल भी बता दो, तो तुम कहोगे दो ही विद्युत वाहक बल दिए हैं इसमें, एक E1 है और एक E2 है, सारी बातें पता हमें। अब हम कहेंगे वो जो हमने किरचॉफ का नियम लगवाया था, IR इजिकल टू सिग्मा IR इजिकल टू सिग्मा E, इसका इस्तेमाल कर दो, तो तुम कहोगे लो सर अभी कर रहे हैं। तो हमने यहां से, चलो एरो देखो, एरो तो यहां तो हमने सामने आ गई, इसका मतलब चोच है, बताओ आ गई, ये नुक और ये वाली एरो की नुक आमने सामने आ गई, ठीक है। तो अगर ये एरो पूरा ऐसे ही जा रहा होता तो हम ये वाली धारा और ये R2, ये वाली धारा और ये R1, ठीक है, क्या ले रहे होते हैं, प्लस ले रहे होते हैं, ये कहना चाह रहा हूं मैं, ठीक है, समझ रहा हूं। फिर दोबारा सुनो, अगर ये एरो यहां पे बैटरी ना लगी हुई होती तो यहां आने के बाद करंट ऐसी तो कुछ इधर चलता कुछ इधर, ठीक है, तो जो इधर को ऐसे जा रहा होता तो मैं कहता देखो सेम डायरेक्शन है, ठीक है, इसमें जितने भी प्रतिरोध है वो और उसका संगत धारा का गुणनफल प्लस ले लो, समझ रहे हो। लेकिन यहां पे क्या हुआ, एरो आया यहां से I1 और यहां से कैसे आ रही है I2, तो एक दूसरे का आमने सामने है, इसका मतलब क्या लिया जाएगा, माइनस, समझ में आ गई बात। तो अब मैं बोलूं इसमें इसके हिसाब से बताओ मुझे, तो इसके, तो तुम कहोगे सर इसमें I1 R1 ले लो, क्या ले लो, I1 R1 माइनस लगा दो और क्या ले लो, I2 R2। अब मैं बोलूं माइनस क्यों लगाया, तुम कहोगे क्योंकि एक दूसरे के क्या आ रही है, अपोजिट आ रही है डायरेक्शन, क्लियर है, इसलिए माइनस लगा दिया। अब मैं बोलूं E1 E2 के साथ क्या करोगे, तो मैं ये कहना चाह रहा था जो तुमने I1 R1 किसका है, इसका है, इस वाली बैटरी के साथ, तो जब तुमने ये प्लस का लिया है तो E1 भी कैसा लोगे, प्लस लोगे, ये है मतलब बस। और इसे I2 R2 को कैसे लिया तुमने, माइनस का लिया है तो E2 भी माइनस लोगे। ये उनके लिए बता रहा हूं मैं, जैसा कोई बच्चा ये कहे कि सर I1 R1 की प्लस का लेना जरूर सही है, ना ले सकते थे हम, ये प्लस लेते हैं और ये माइनस, मैं कहता बिल्कुल सही है, तब भी ये आ जाएगा। अगर तुम I2 R2 प्लस लेते हैं और ये माइनस लेते हैं तो मैं तुमसे कहता हूं जब ये प्लस लिया तो ये भी माइनस प्लस लो, तो मैं यहां पे क्या लिखवा रहा होता, E2 माइनस E1। अब बताओ बात समझ में आ रही है या नहीं, इसे कहते हो समीकरण 1, सही है। अभी दूसरा देखते हैं और समझ में आ जाएगा। अब हम कौन से पाश की बात करेंगे, पाश CDEF से, CDEF से। अब हम यहां पे आके खड़े हो गए, आ गए यहां पे, फिर मैं तुमसे पूछा मैंने कितने प्रतिरोध है, तुम बोले एक तो R2 है सर, एक R3 है। मैं बोला कितनी धाराएं हैं इनमें, R2 में तो I2 है और R3 में I1 प्लस I2 है, क्लियर। मैं बोला इसमें विद्युत वाहक बल कितने लग रहे हैं, तुम कहोगे सिर्फ एक लगा हुआ है E2, क्लियर। तो मैं बोला बताना भाई कैसे करूं, तो तुम कहोगे सर धारा ले लो और उसके संगत प्रतिरोध ले लो। तो एरो देखो, अब एरो का निशान देखते रहना, एरो का, ये बताओ कहीं भी आमने सामने आई, नो किन की, एरो के निशान आमने सामने अपोजिट आए, नहीं आए, तो इसका मतलब सबके सब क्या लेंगे, प्लस। अब हम कहीं से भी चालू कर दें, इससे चालू कर दो या इससे लेना प्लस, ये इससे कर दो, I1 प्लस I2 इंटू R3 प्लस I2 R2 बराबर विद्युत वाहक बल बताओ, तुम कहोगे सिर्फ एक है E2। अब बता दो समझ में आई बात या नहीं है। जहां पे एरो सेम है पूरा, प्लस से चला है और माइनस में आ जा तो प्लस प्लस, जहां पे एरो क्या हो गया, अपोजिट हो गया, देखो प्लस से चला था लेकिन ये क्या हो रहा है, आमने सामने आ रहा है, तो यहाँ पे माइनस, और जो माइनस लगाओगे तो वही विद्युत वाहक बल के साथ करोगे, ठीक है। यहाँ पर एक ही विद्युत वाहक बल था, ये करा। अगर मान लो यहाँ पे एक विद्युत वाहक बल और होता और बिल्कुल सेम डायरेक्शन ऐसी होती जैसा अब है, तो मैं क्या कह रहा होता कि प्लस कर दो, E2 प्लस E3 जो भी दिया होता, मतलब तीसरा। अब बताइए क्लियर है। फिर अब यहाँ पे ये लिख देंगे, इन समीकरणों की सहायता से हम
परिपथ में बहने वाली धारा और प्रतिरोध को ज्ञात कर सकते हैं। यह कंप्लीट हो गया भैया हमारा किरचॉफ का नियम जो ये चल रहा था। ये तो था किरचॉफ का नियम, ये कंप्लीट हो गया। मगर हाँ एक लाइन और जो मोस्ट इंपोर्टेंट है भैया इस नियम की, क्या? किरचॉफ का दूसरा नियम ऊर्जा के संरक्षण को व्यक्त करता है। इंपोर्टेंट है भैया, इंपोर्टेंट, सबसे इंपोर्टेंट इस वाले उसका, ठीक है, दूसरे नियम का पार्ट। पहले नियम का क्या पार्ट इंपोर्टेंट था? आवेश के संरक्षण को। कुछ भी ना पूछे तो यही पूछ लेता है यार कि किरचॉफ का दूसरा नियम, ठीक है। मगर नाम भी याद रखना, कभी कभी ये कहता है वोल्टा नियम, किरचॉफ का वोल्टा नियम, ठीक है, किस चीज को व्यक्त करता है? तो ऊर्जा को। अब इसे याद करने का तरीका सुनो, ऊर्जा। ये बताओ इन सब के बारे में आई क्या बाद में, यहाँ पे साइड में क्या आया, इसे छोड़ो, क्या आया? ई क्या चीज है? विद्युत वाहक बल। और विद्युत वाहक बल क्या होता है? ई बराबर W/Q, ठीक है। तो ई किस पे डिपेंड करेगा? W पे। और W क्या चीज है? ऊर्जा। क्लियर? तो इससे याद रख लेना यार, सिग्मा ई आर इक्वल टू सिग्मा ई क्या चीज है? विद्युत वाहक बल। और विद्युत वाहक बल क्या होता है? W/Q। W क्या चीज होती है? ऊर्जा। इसका मतलब ये किस पे व्यक्त करता है? ऊर्जा के संरक्षण को। कभी ना भूलोगे, ठीक है। यहां तक बताइए, क्लियर हो गया? ओके।